कल्पना करो, एक ऐसा दिन जब हजारों लोग सिर्फ बैसाखी का मेला देखने आए हों और 10 मिनट बाद वही जगह लाशों से भर जाए, बच्चे चीख रहे हों, मां ने अपने बच्चों को ढूंढ रही हों और एक अंग्रेज जनरल बिना चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे दे। 13 अप्रैल 1919। यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह वह दिन है जब जलियांवाला बाग की मिट्टी खून से लाल हुई और उसी मिट्टी ने हिंदुस्तान में हजारों भगत सिंह पैदा कर दिए। लेकिन उस दिन जलियांवाला बाग में सिर्फ लोगों की जान नहीं गई थी। उस दिन हिंदुस्तान के दिल में आजादी की एक ऐसी आग जल उठी जो 28 साल बाद ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से मिटाकर ही शांत हुई। आखिर उस दिन वहां सच में क्या हुआ था? क्यों एक अंग्रेज जनरल ने हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी? यह कहानी आपको अंदर तक हिला देगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, पंजाब। आसमान साफ था, धूप तेज थी और हजारों लोग, मर्द, औरतें, बच्चे जलियांवाला बाग की उस छोटी सी चारों तरफ से दीवारों से घिरी जमीन पर एक साथ इकट्ठे हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनटों में वह जगह एक कब्रिस्तान बन जाएगी। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है। यह कहानी उन सालों की है जब एक पूरी कौम अपनी जंजीरें तोड़ने की कोशिश कर रही थी और एक इंसान, एक जनरल ने सोचा कि वह अकेला उन जंजीरों को और मजबूत कर सकता है। उसका नाम था रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। पहले समझो 1919 का भारत कैसा था। पहली दुनिया की जंग अभी खत्म हुई थी। लाखों हिंदुस्तानी फौजी अंग्रेजों के लिए लड़े थे, मरे थे, टूटे थे। उन्हें उम्मीद थी कि अब अंग्रेज उन्हें कुछ आजादी देंगे, कुछ इज्जत देंगे, कुछ हक देंगे। लेकिन हुआ उल्टा। अंग्रेजी हुकूमत ने लाया रोवलेट एक्ट। ये काला कानून था। इसके तहत किसी भी हिंदुस्तानी को बिना मुकदमे के, बिना वजह बताए, सिर्फ शक के आधार पर जेल में डाला जा सकता था। न वकील, न अपील, न इंसाफ, सिर्फ हुक्म और हथकड़ी। पूरे देश में आग भड़क उठी और इस आग की लपट सबसे तेज थी पंजाब में। महात्मा गांधी ने देश भर में हड़ताल का आह्वान किया। लोग सड़कों पर आए, नारे लगे, रोवलेट एक्ट मुर्दाबाद। लेकिन पंजाब में यह सिर्फ नारे नहीं थे, यहां तनाव टूटने लगा था। अमृतसर में 10 अप्रैल को कुछ अंग्रेजी इमारतों पर हमले हुए। कुछ अंग्रेज मारे गए। एक अंग्रेज औरत, मिस शेरवुड, को भीड़ ने पीटा। शहर में दंगा हुआ। अंग्रेजी हुकूमत ने घोषित कर दिया, अमृतसर अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं रहेगा। अब यहां होगी मार्शल लॉ। और इस मार्शल लॉ की बागडोर दी गई जनरल डायर को। रेजिनाल्ड डायर 55 साल की उम्र, एक फौजी जो अपनी पूरी जिंदगी ब्रिटिश एम्पायर की सेवा में गुजार चुका था। अफगानिस्तान में लड़ा था, बर्मा में लड़ा था। उसके लिए एम्पायर कोई राजनीतिक शब्द नहीं था, वह उसके लिए एक धर्म था, एक ईमान था। और उस ईमान को कोई चुनौती दे तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब वह अमृतसर पहुंचा तो उसने देखा एक टूटा हुआ शहर, कुछ इमारतें जली हुई थीं, अंग्रेजी अधिकारी डरे हुए थे और लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक खुली बेखौफी थी। यही चीज उसे सबसे ज्यादा चुभी। उसने आदेश जारी किया, कोई भी 4 या ज्यादा लोगों का जत्था नहीं लगेगा, कोई जुलूस नहीं होगा। अगर कोई यह हुक्म तोड़े तो उसे डिस्पर्स्ड बाय फोर्स किया जाएगा, मतलब गोली मारी जाएगी। लेकिन यह आदेश पब्लिक तक पहुंचा कैसे? सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं कि शहर में ढिंढोरा पिटवाया गया, कुछ जगहों पर नोटिस लगाए गए। लेकिन अमृतसर एक बड़ा शहर था, गलियां तंग थीं, जुबान से जुबान तक खबर पहुंचती थी और बहुत से लोग, खासकर जो दूर के गांवों से आए थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन, पंजाबी नए साल का त्योहार, फसलों की कटाई का जश्न। लोग हजारों की तादाद में अमृतसर आए थे, पूजा के लिए, मेले के लिए, दरबार साहिब के दर्शन के लिए। जलियांवाला बाग यह कोई पार्क नहीं था, यह एक पुरानी अंधेरी गलियों से घिरी दीवारों वाली जगह थी। एक तरफ से दीवार, दूसरी तरफ से मकान, एक छोटा सा दरवाजा। एक बार में मुश्किल से 2-3 लोग गुजर सकें। एक तरफ एक कुआं भी था। वहां एक पब्लिक मीटिंग थी, रोलाट एक्ट के खिलाफ। देश में गिरफ्तार हुए नेताओं के खिलाफ लोग बैठकर भाषण सुन रहे थे। काफी लोग तो सिर्फ बैसाखी के मेले में घूमने आए थे और वहां रुक गए थे। बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थीं। शाम के करीब 5:15 बज रहे थे और तब जलियांवाला बाग के छोटे से दरवाजे से फौज अंदर घुसी। जनरल डायर के साथ थे 9 गुरखा और बलोची सिपाही, दोनों तरफ मशीन गन्स।
कोई वार्निंग नहीं, कोई छोड़ो निकल जाओ नहीं, कोई मौका नहीं। डायर ने सीधा हुक्म दिया, फायर। गोलियां चलीं, एक नहीं दो नहीं, लगातार, बिना रुके बिना थके। डायर ने बाद में खुद कहा, मैंने तब तक गोली चलवाई जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गईं। 1650 राउंड 10 मिनट में उस बंद जगह में जब पहली गोली चली तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। फिर चीखें उठीं, भगदड़ मची, लोग दौड़े, लेकिन जाएं कहां? दीवारें थी, मकान थे, वह एक छोटा सा दरवाजा था और वहां फौज खड़ी थी। कुछ लोगों ने दीवारें फादने की कोशिश की, गोलियां उनकी पीठ में लगीं। कुछ जमीन पर गिर गए और मरे हुओं के नीचे दब गए। और कुछ लोगों ने वो कुआं देखा जो बाग के एक कोने में था, और उन्होंने सोचा शायद वहां बच जाएं। उस कुएं से बाद में 120 लाशें निकाली गईं। जब गोलियां खत्म हुईं, डायर ने अपने सिपाहियों को वापस मोड़ा। वो चला गया। उसने घायलों के लिए कोई डॉक्टर नहीं भेजा, उसने कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाई, उसने कोई मदद नहीं की, क्योंकि उसके लिए ये काम पूरा हो चुका था। रात भर लोग वहीं पड़े रहे, घायल, तड़पते हुए, मरते हुए। मार्शल लॉ की वजह से रात को कर्फ्यू था, कोई बाहर नहीं निकल सकता था। परिवार वाले अपने अपनों को ढूंढने नहीं जा सकते थे। माएं अपने बच्चों तक नहीं पहुंच सकती थीं। सरकारी आंकड़ा कहता है 379 मरे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की जांच कहती है कम से कम 1000 से ज्यादा। और सच्चाई यह है कि सही संख्या आज भी कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत से परिवारों ने डर के मारे अपनी बात ही नहीं कही। डायर ने अगले दिन एक और हुक्म जारी किया। जिस गली में मिस शरवुड पर हमला हुआ था, उस गली से गुजरने वाले हर हिंदुस्तानी को पेट के बल रेंग कर जाना होगा। क्रॉलिंग ऑर्डर। हाथों और घुटनों जमीन पर जैसे जानवर चलते हैं। यह सिर्फ सजा नहीं थी, ये एक संदेश था। ये कहना था, तुम इंसान नहीं हो, तुम हमारी रैयत हो, तुम्हारी औकात यही है। और इस पर भी डायर को शर्म नहीं आई। उसने बाद में कहा, मैंने वही किया जो जरूरी था। लेकिन जो हुआ, वो जो डायर ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। डायर ने सोचा था कि इस गोली कांड से पंजाब में डर फैलेगा, लोग चुप हो जाएंगे, विद्रोह की आग बुझ जाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जलियांवाला बाग का खून सूखा नहीं था कि पूरे हिंदुस्तान में खबर फैल गई। और जो लोग अब तक सोच रहे थे कि शायद अंग्रेज बदल जाएं, शायद बातचीत से काम हो जाए, उनके मन से वह आखिरी उम्मीद भी निकल गई। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें अंग्रेजों ने खुद सर की उपाधि दी थी, उन्होंने वह उपाधि वापस कर दी। उन्होंने लिखा, ऐसी सरकार की दी हुई इज्जत मुझे नहीं चाहिए जो निहत्थे लोगों पर गोली चलाए। महात्मा गांधी, जो उस वक्त तक अंग्रेजों से बातचीत में भरोसा रखते थे, उन्होंने कहा कि अब यह साफ हो गया है, अब सहयोग नहीं, असहयोग। और एक नौजवान था जो उस वक्त सिर्फ 19 साल का था, जिसने जलियांवाला बाग का किस्सा सुना और उसकी आंखों में जो आग जली वो कभी नहीं बुझी। उसका नाम था भगत सिंह। कहते हैं कि 13 अप्रैल की शाम को जब खबर फैली, भगत सिंह अपने घर से निकले, कई मील पैदल चले, जलियांवाला बाग पहुंचे, वहां की खून से भीगी मिट्टी उठाई और उसे एक शीशी में भर लिया। वो मिट्टी उनके लिए एक कसम थी। लेकिन सवाल यह है, क्या अंग्रेजी हुकूमत को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया? क्या उन्होंने डायर को सजा दी? क्या उन्होंने माफी मांगी? इसका जवाब और भी तकलीफदेह है। जब ब्रिटेन में हंटर कमीशन बनाई गई जांच के लिए, तो डायर वहां गया। उसने कोई पछतावा नहीं जताया। उसने कहा, अगर मुझे दोबारा वही हालात मिले तो मैं वही करूंगा। उसने कहा, मैंने एक मॉरल इफेक्ट पैदा करना था, मुझे पूरे हिंदुस्तान को यह दिखाना था। हंटर कमीशन ने उसे गलत निर्णय का दोषी ठहराया, लेकिन कोई आपराधिक मुकदमा नहीं, कोई जेल नहीं, बस सेवा से हटा दिया गया। और तब ब्रिटेन में कुछ ऐसा हुआ जो शायद इतिहास का सबसे शर्मनाक पल है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटिश संसद के उच्च सदन ने डायर के पक्ष में वोट दिया, और एक अंग्रेजी अखबार मॉर्निंग पोस्ट ने उसके लिए चंदा इकट्ठा किया, सेवियर ऑफ पंजाब, पंजाब का रक्षक कहकर। और लोगों ने 26,000 पाउंड दिए, आज के हिसाब से करोड़ों रुपए। हिंदुस्तान में जो लोग मरे उनके परिवारों को कुछ नहीं मिला, जो घायल हुए उन्हें कुछ नहीं मिला, और जिसने गोली चलाई उसे इनाम मिला। यही वो पल था जब पूरे हिंदुस्तान ने समझ लिया, ये हुकूमत सुधरने वाली नहीं है। इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती, वे एक युग को मोड़ देती हैं।
एक पूरी कौम की सोच बदल देती हैं। जलियांवाला बाग वैसी ही घटना थी, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। डायर ने बिना वार्निंग के गोली क्यों चलाई? यह सिर्फ एक फौजी का गुस्सा था या इसके पीछे कुछ और था? डायर ने खुद हंटर कमीशन के सामने कहा, अगर मैंने वार्निंग दी होती तो लोग भाग जाते और मेरा मकसद पूरा नहीं होता। यह एक वाक्य सब कुछ बता देता है। उसका मकसद भीड़ हटाना नहीं था, उसका मकसद था एक ऐसा संदेश देना जो पूरे हिंदुस्तान में गूंजे। वो चाहता था कि डर इतना गहरा हो, इतना स्थायी हो कि आजादी की बात करने से पहले हर हिंदुस्तानी 2 बार सोचे। यह सोच सिर्फ डायर की नहीं थी, ये उस पूरी व्यवस्था की सोच थी जो मानती थी कि भारत को ताकत की भाषा ही समझ आती है, कि यहां के लोग तर्क से नहीं, भय से चलते हैं। एम्पायर को बनाए रखने के लिए कभी कभी खून बहाना पड़ता है, लेकिन डायर एक बात भूल गया, या शायद उसने कभी समझी ही नहीं। खून से डर नहीं पैदा होता, खून से इरादे पैदा होते हैं। जलियांवाला बाग के बाद जो हुआ वो देखो। 1920 में गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की। लाखों लोग सड़कों पर आए। अंग्रेजी सामान का बहिष्कार हुआ, सरकारी नौकरियां छोड़ी गईं, स्कूल छोड़े गए। ये वो हिंदुस्तान नहीं था जो पहले था, ये एक जागा हुआ हिंदुस्तान था। 1929 में लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और पहली बार आधिकारिक तौर पर कहा गया, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आजादी। 1930 में डांडी मार्च, नमक कानून तोड़ा गया, पूरी दुनिया ने देखा, और भगत सिंह, वो नौजवान जिसने जलियांवाला बाग की मिट्टी उठाई थी, उसने 1919 की उस कसम को अपनी पूरी जिंदगी से निभाया। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उसने एक अंग्रेज अफसर को गोली मारी। 1929 में असेंबली में बम फेंका, किसी को मारने के लिए नहीं, सिर्फ ये कहने के लिए कि बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज चाहिए। और 1931 में सिर्फ 23 साल की उम्र में वो हंसते हुए फांसी पर चढ़ गया। जलियांवाला बाग की वो मिट्टी, उसने एक नहीं, हजारों भगत सिंह पैदा किए। अब बात करते हैं ब्रिटिश राज की लेजिटिमेसी की। जलियांवाला बाग से पहले दुनिया में एक तबका था जो मानता था कि ब्रिटिश एम्पायर भले ही कठोर हो, लेकिन सिविलाइज्ड है, कि वो कानून मानता है, कि वो न्याय करता है। यही उनकी मॉरल अथॉरिटी थी, यही उनकी लेजिटिमेसी थी। 13 अप्रैल 1919 के बाद वो दावा झूठा साबित हो गया दुनिया के सामने। विंस्टन चर्चिल ने, जो खुद एक कट्टर साम्राज्यवादी थे, पार्लियामेंट में कहा कि यह घटना मॉन्स्ट्रस थी। ये शब्द उनके मुंह से निकला तो सोचो कि बात कितनी दूर तक गई थी। अमेरिका में, यूरोप में, दुनिया भर में लोगों ने पूछा, यह कैसा एम्पायर है जो बच्चों पर गोली चलाता है? ये कैसी सभ्यता है जो निहत्थों को कुएं में कूदने पर मजबूर करती है? ब्रिटिश राज की वो नैतिक चादर जिसके पीछे वे अपना शासन छुपाते थे, वो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हमेशा के लिए तार तार हो गई। और डायर, उसका क्या हुआ? 1920 में उसे सेवा से हटाया गया, वो इंग्लैंड चला गया। कुछ लोगों ने उसे हीरो बनाया, लेकिन वो खुद टूट रहा था। उसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया। धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा। 1927 में मरने से पहले उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया या गलत। ये वाक्य उसकी पूरी जिंदगी का सबसे ईमानदार वाक्य था, और सबसे कायरतापूर्ण भी, क्योंकि जवाब तो वो जानता था। 1997 में जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भारत आईं, वो जलियांवाला बाग गईं। उन्होंने वहां सिर झुकाया, लेकिन माफी नहीं मांगी। 2019 में जब इस घटना के 100 साल पूरे हुए, तब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टेरेसा मे ने इसे शर्मनाक कहा, लेकिन आधिकारिक माफी आज तक नहीं। वो जख्म आज भी खुला है। जलियांवाला बाग आज एक मेमोरियल है। वहां वे दीवारें अब भी हैं जिन पर गोलियों के निशान हैं। वो कुआं अब भी है जिसमें लोगों ने जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी। और वो मिट्टी जिस पर हजारों लोगों का खून गिरा था, वो अब भी वहीं है। हर साल 13 अप्रैल को लोग वहां आते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और चुप रहते हैं, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। रेजिनाल्ड डायर ने सोचा था कि वो एक भीड़ को तितर बितर कर रहा है,
लेकिन उसने जो किया वो था एक पूरी कौम को एकजुट करना। उसने सोचा था कि वो आजादी की आग बुझा रहा है, लेकिन उसने जो किया वो था उस आग में घी डालना। 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो वो आजादी सिर्फ नेताओं की मेहनत का नतीजा नहीं थी। वो आजादी उन हजारों लोगों के खून का नतीजा थी जो 13 अप्रैल 1919 की उस शाम जलियांवाला बाग में मरे थे। उन्होंने जाने अनजाने अपनी जान देकर एक देश को जन्म दिया, और इसीलिए जलियांवाला बाग सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, ये एक सबक है। ये याद दिलाता है कि जब कोई हुकूमत अपनी ताकत को न्याय से ऊपर रख देती है तो वो हुकूमत खुद अपनी कब्र खोदती है। डायर की गोलियां उस दिन लोगों को नहीं मार सकीं, वे एक सपने को नहीं मार सकीं, और वो सपना आजादी का, वो सपना 28 साल बाद पूरा हुआ। जलियांवाला बाग की दीवारों पर जो गोलियों के निशान हैं वे मिटाए नहीं जा सकते, क्योंकि वे निशान सिर्फ पत्थर पर नहीं हैं, वे हिंदुस्तान की रूह पर हैं, और वे हमें याद दिलाते हैं कि आजादी की कीमत क्या होती है। ये था जलियांवाला बाग का वो सच जो हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए। उन हजारों लोगों को याद करो जो उस दिन सिर्फ एक मेले में आए थे, जो सिर्फ अपनी बात कहने आए थे, और जो वापस घर नहीं गए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये उन शहीदों को श्रद्धांजलि है। इस कहानी को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, क्योंकि जो इतिहास हम भूल जाते हैं वो इतिहास दोहराया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां, हिंदुस्तान के उन गुमनाम पलों की, उन भूले बिसरे शहीदों की आप तक पहुंचती रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाना मत भूलना, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट करके बताओ इस पूरी कहानी में वो कौन सा पल था जिसने आपको सबसे ज्यादा हिलाया। भगत सिंह का वो मिट्टी उठाना, टैगोर का वो खिताब वापस करना, या डायर के वे आखिरी शब्द। हमें बताओ, क्योंकि आपकी आवाज भी जरूरी है। ये चैनल है उन कहानियों के लिए जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती, जो किसी कोने में दबी पड़ी हैं, जिन्हें कोई नहीं सुनाता। हम सुनाएंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।